नमस्कार सब विद्यार्थीगण। पिछले क्लास में हम पेपर 1 जो कि है शिक्षण वृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका थ्योरी पार्ट लगभग के पूरा कर लिया था। कुछ एक दो टॉपिक बचे थे तो अभी हम इस क्लास में देखेंगे। और बाकी जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, तो वो मैं इस क्लास में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा में छात्र व्यवहार नियंत्रित करने के लिए सुझाव, यानी कि जो अध्यापक होता है उसे पता होना चाहिए कि छात्रों के व्यवहार को अनुशासित नियंत्रित किस प्रकार किया जाए, इसके लिए कौन से तरीके अपनाया जाए, ये सब उसे पता होना चाहिए। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बोलता चलूँगा और समझाया चलूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा, उससे भी पढ़िएगा और नोट्स भी बनाइएगा। तो पहला इसका बिंदु है, शिक्षक को छात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक पहलू है उन उसके बारे में शिक्षक को पता होना चाहिए। उसके बारे में शिक्षक को अच्छी मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में शिक्षक को अच्छी समझ होनी चाहिए, और उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं के द्वारा छात्र व्यवहार को कैसे अनुशासित नियंत्रित किया जाए ये उसको आना चाहिए। यह यानी कि जो छात्रों का व्यवहार नियंत्रण है मुख्यतः शिक्षण कार्य चातुर्य, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग टैक्टिक्स से संबंधित है। जो व्यवहार नियंत्रण का तरीका है वह टीचिंग टैक्टिक्स, यानी टीचिंग टैक्टिक्स क्या है? ये अध्यापक के द्वारा छात्र व्यवहार को नियंत्रित करने के जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको को अगर समूहित किया कर दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए, तो एक ग्रुप वर्ड है ये टीचिंग टैक्टिक्स। यानी कि इसमें के अंतर्गत कई विधियाँ आती हैं, कई तरीके आते हैं जिनके उपयोग करके एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, छात्रों का व्यवहार नियंत्रित करता है और जो अपना सिलेबस है उसको आगे बढ़ाता है। यानी कि एक अध्यापक अच्छी तरीके से अपने कक्षा को कैसे व्यवस्थित कर सकता है, अपनी कक्षा को कैसे अच्छी तरीके से टीचिंग कर सकता है, यानी कि पढ़ा सकता है अपनी कक्षा में। ये जो गतिविधियाँ होती हैं उनके लिए एक ग्रुप वर्ड है ये शिक्षण कार्य चातुर्य, यानी टीचिंग टैक्टिक्स। यानी कि अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए उसको छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करना है, ये इसका मतलब हो गया। इस प्रक्रिया में, यानी कि व्यवहार नियंत्रण की प्रक्रिया में, शिक्षक को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई छात्र शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोटिल न हो। कोई भी दंड दिया जाए तो वह उचित व निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि इससे व्यवहार नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने की प्रक्रिया में अगर अध्यापक किसी छात्र को दंड देता भी है, जरूरत पड़ती है, तो इस प्रकार का दंड दे कि उसे कोई चोट न लगे। यानी भावनात्मक रूप से, यानी मानसिक मानसिक चोट का मतलब क्या होता है? मानसिक चोट का मतलब कोई बात उसके दिल में बैठ गई, वो कोई बात को उसने बहुत बुरा मान गया, तो उसका टेंशन हो गई, क्या कहते हैं, बहुत विद्यार्थी के मन में आघात लगा और बहुत दुखी रहने लगा। तो ऐसा कोई दंड नहीं देना चाहिए। अब शारीरिक चोट समझते हैं कि ऐसा भी कोई दंड नहीं देना चाहिए जिससे कि वो कोई शारीरिक चोट लगे। दंड उचित होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या है? अगर शिक्षक अनुशासनहीनता पर तुरंत कार्रवाई नहीं करेगा तो वह विद्यार्थी का स्वभाव बन जाएगा, इसलिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। इसका मतलब है कि अगर कोई विद्यार्थी या एक से ज़्यादा विद्यार्थी अनुशासनहीनता करते हैं, उद्दंडता करते हैं कक्षा में, कक्षा के माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नज़रअंदाज करेगा तो इससे उनका व्यवहार और बिगड़ता जाएगा, उनका अनुशासन जो है और कम होता जाएगा और अनुशासनहीनता बढ़ती जाएगी कक्षा में। तो इस वजह से उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये हो गया। और कौन कौन से तरीके हैं? अगर कोई एक छात्र अनुशासनहीनता करे तो शिक्षक को उसे कक्षा बाहर भी कर सकता है अथवा कक्षा के बाहर उसको परामर्श दे सकता है। ये कोई एक छात्र है, वह बार बार अनुशासनहीनता कर रहा है, एक बार दंड दंड दे दिया गया, फिर भी अनुशासनहीनता कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो इसमें एक तरीका ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जब वो अनुशासनहीनता करे दोबारा तो कक्षा के दौरान, तो शिक्षक करे उसको कक्षा के बाहर कर दे, जाओ तुम बाहर जाके बैठो, तुमसे बाद में मिलता हूँ, ऐसे
ऐसे ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। और बाद में क्या करना है, जब कक्षा पूरी हो जाए तो उसको अलग से ले जाकर उसकी काउंसलिंग करना है, यानी उसको परामर्श देना है कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों ऐसा करते हो बार बार, उसको समझाना है। और जो भी उसकी समस्या है सुनना है, उसको समाधान निकालना है, ताकि कुल मिला के उसको अनुशासित किया जा सके। ये इसका मतलब है। उसको अलग से परामर्श देना चाहिए अगर कोई विद्यार्थी बार बार अनुशासनहीनता कर रहा है। अगर कक्षा में अनुशासनहीनता की घटनाएं बारंबार हो रही हैं तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि यह पाठ्य वस्तु को पढ़ाने का नीरस ढंग तो नहीं है। अगर जैसे किसी कक्षा में अनुशासनहीनता की घटनाएं बार बार हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर कोई एक छात्र की बात नहीं, जो ऊपर हमने बिंदु पढ़ा, कोई एक छात्र बार बार अनुशासनहीनता कर रहा था उसका तरीका, लेकिन एक छात्र नहीं, एक से ज़्यादा छात्र कक्षा में अनुशासनहीनता की घटनाओं को बार बार अंजाम अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर कोई जो छात्र हैं वो कोई निश्चित नहीं है, हर बार अलग अलग छात्र, एक से ज़्यादा छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी यहाँ पर शिक्षक को खुद पर विचार करने की, अपनी जो पढ़ाने का तरीका है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पढ़ाने का उसका तरीका कहीं वो तो कुछ गड़बड़ नहीं कि छात्रों को रुचि नहीं है, मतलब रुचि नहीं लग रहा है जिस प्रकार वो पढ़ा रहा है, इससे वो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है विषय में, जो विषय पढ़ा रहा है, और इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो पढ़ाने के तरीके पर भी यहाँ पर शिक्षक को गौर करना चाहिए अगर अनुशासनहीनता घटनाएं बारंबार हो रही हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपनी कार्यनीति में सुधार करना चाहिए। और अगर कुछ कमी है, पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है, जो विषय पढ़ा रहा है, जो टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक में कोई कमी है, मतलब टॉपिक में जैसे कोई कठिन टॉपिक है, शुरुआत हमेशा सरल टॉपिक से करनी चाहिए, और यहाँ पर कठिन टॉपिक की शुरुआत कर दिया, तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा विषय कठिन, पहले आसान विषय पढ़ाए, उसके बाद कठिन विषय पढ़ाए। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए शिक्षक को अनुशासनहीनता घटनाओं को कम करने के लिए। और इसके अलावा वह छात्रों को अन्य हितकारी कार्यों में व्यस्त कर सकता है, जैसे कोई लिखित कार्य। और जब इस अनुशासनहीनता की घटना को कम करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, एक तरीका से अध्यापक और अपना सकता है कि जहाँ छात्र शोरगुल मचाएं, उद्दंडता करें, तो उनको कोई काम दे दे कि चलो ये इस टॉपिक के एक्सरसाइज करो पूरी, इस टॉपिक का पूरा इतना लिख के दो, कोई लिखित कार्य दे दे, एक्सरसाइज अभ्यास करने, क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दे दे, तो ऐसे लिखित कार्य दे सकता है, तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तो फिर उनको टाइम ही नहीं मिलेगा उद्दंडता करने का। ये एक तरीका हो गया। और क्या तरीका है, शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर छात्रों के अभिभावकों से भी वार्तालाप कर सकता है। यानी कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा छात्र है कि वो ये नहीं मान रहा, तो और उसकी समस्या समझ नहीं आ रहा है अध्यापक को, तो जानने के लिए कि उनकी समस्या क्या है, इसका कौन सा तरीका अपनाया जाए कि इसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, इसका उसको अनुशासन में लाया जाए, तो इसके लिए वह अपने उस छात्र या छात्रा के माता पिता से मिलकर भी उनसे उसके बारे में वार्तालाप कर सकता है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि कोई भी कक्षा हो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है ये कि जो स्टूडेंट है वह प्रश्न पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, यानी उनको कुछ भी डाउट है तो प्रश्न पूछे, ना कि चुप रहें। जैसे कि क्योंकि बहुत होता है ये किसी भी कक्षा में बहुत होता है कि कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आता, उनके मन में कोई प्रश्न होता है, लेकिन डर की वजह से छात्र नहीं पूछते हैं अपने प्रश्न अध्यापक से। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका प्रश्न पूछने का भय समाप्त होना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना चाहिए, तभी उनको कोई भी विषय अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैसेज के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, इसमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछिए जो भी समझ में आया। तो क्योंकि प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है किसी भी विषय को अच्छी तरह समझने के लिए और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, कोई भी कोर्स है। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया है कि प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो है छात्रों में, जो कि आज के समय बहुत कम है, तो उनकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पूछने की कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, एक एक करके पढ़ते हैं। शिक्षार्थी को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर नया विषय या नए तथ्य सिखाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी संबंध स्थापित करते हुए प्रश्न पूछने को प्रेरित होगा। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट ने जो अभी विषय पढ़ाया जाना है, जिसकी शुरुआत की जानी है, उसके पहले उससे संबंधित कौन सा विषय पढ़ा था, तो अध्यापक को वहाँ से शुरुआत करना चाहिए। यानी कि कक्षा या कक्षा के विद्यार्थी जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उससे से उठाते हुए नए टॉपिक को उससे जोड़ते हुए उससे वहाँ से शुरुआत करते हुए, जैसे कि रिकैप नहीं होता, तो सीरियल आते हैं उसमें रिकैप होता है, वो जो
पिछला एपिसोड होता है उसको शॉर्ट में रिकैप में दिखा देते थे। तो यहाँ पर भी वही रिकैप के रूप में जो पहले पढ़ चुके हैं छात्र, वो टॉपिक वहाँ से शुरुआत करें, उसका कुछ बताए, कुछ उसकी झलक दिखाए, और उसके बाद उससे जोड़ते हुए पिछले टॉपिक से जोड़ते हुए नया टॉपिक पढ़ाए अध्यापक। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पर विद्यार्थियों को बिल्कुल नया नहीं लगेगा कि मैं नया टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि इससे जो नया टॉपिक पढ़ेगा तो उनको और भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर जो पढ़ चुके उस संबंध करके नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो क्या होंगे, वो उनको जो नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो समझेंगे, उनको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जब कुछ ना कुछ समझ में आएगा तो प्रश्न पूछने प्रेरित होंगे, और जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कहाँ से प्रेरित होंगे, बल्कि वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या, मोटिवेट करना, उनको प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना। और प्रश्न को मोटिवेट करने का ये तरीका है कि जो उनको आता है शुरुआत वहाँ से की जाए और उससे जोड़ते हुए नया विषय पढ़ाया जाए, कोई नया टॉपिक या नया फैक्ट सिखाया जाए। ये इसका मतलब हो गया। दूसरा क्या है, प्रश्न पूछने पर छात्रों को शाबाशी देना। जैसे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, यानी कि अगर कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि अगली बार भी वो प्रश्न पूछे और जो अन्य छात्र हैं वो भी प्रश्न पूछे, केवल वही बस ना पूछे। इसके लिए उसने कोई प्रश्न पूछा तो आंसर बाद में दो, पहले उसको शाबाशी देना चाहिए, उसको मनोबल उसको बढ़ाना चाहिए कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, चलो अब मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। ऐसे ऐसे उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको हौसला बढ़ाया जाए प्रश्न पूछने के लिए। तो इससे भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो है कक्षा में बढ़ती है। शिक्षक को कम प्रश्न पूछने वाले या बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछने वाले छात्रों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। बल्कि उनको बेकार छात्र नहीं मानेगी कि ये बहुत कमजोर छात्र हैं, ये बिल्कुल ना पढ़ने वाले छात्र, कोई प्रश्न नहीं पूछते, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अध्यापक को या उनको जो प्रश्न नहीं पूछते हैं, कम प्रश्न पूछते हैं, उन छात्रों के प्रति अध्यापक को सहानुभूति पूर्वक विचार करना, सहानुभूति रखते हुए उनकी समस्या जानना कि ऐसा कौन सा कारण है ये जो प्रश्न नहीं पूछते। जरूरी थोड़ी कि ये पढ़ना ही नहीं चाहते, इनका पढ़ने मन ही नहीं लगता, इस वजह से प्रश्न नहीं पूछते। हो सकता है उनकी कोई समस्या हो, उनको कोई विषय समझ नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में नहीं आएगा, बेस ही उनका कमजोर होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से वो नए टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा तो संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर अध्यापक को समझना चाहिए कि कमी कहाँ पर है, और सहानुभूतिपूर्वक हैंडल करना चाहिए। उनको प्यार से पूछना चाहिए ऐसे छात्रों से कि क्यों नहीं प्रश्न पूछ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा का बताओ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा मैं भी सब बताऊंगा। तो ऐसे करके इस प्रकार की शब्दावलियों और भावनात्मक सहसंबंध स्थापित करते हुए सहानुभूतिपूर्वक ऐसे छात्रों से शिक्षक को बात करना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र सहजता से प्रश्न पूछ सकें। ऐसे मामलों में उस अध्यापक को ऐसी स्थिति उत्पन्न चाहिए, कक्षा का ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि छात्र जो है बहुत असहज महसूस करें प्रश्न पूछने के लिए, और जो नए भी प्रश्न पूछते हैं वो आराम से प्रश्न पूछ सकें। इसके अलावा और भी क्या यहाँ पर बताया गया है, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उपाय। केवल कुछ ही विद्यार्थियों को कक्षा में आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसका मतलब जो होशियार छात्र होते हैं वो, उनको विशेष टॉपिक समझ में आता है, तो क्योंकि पहले से पढ़े रहते तो क्या करते हैं, जहाँ अध्यापक ने कोई कुछ पढ़ाया और प्रश्न पूछने के लिए बोला तो जो होशियार छात्र होते हैं वो आगे आगे हाथ खड़ा करके पहले ही शुरुआत में ही प्रश्न पूछ लेते हैं, और टॉपिक इस प्रकार टीचर आगे बढ़ जाता है। तो जो कमजोर है, जिनको समझ में कम आ रहा है, वो बस वो चुप ही बैठ रहा है, उनको मौका ही नहीं मिला। जो क्योंकि जो होशियार छात्र है उन्होंने बस जो प्रश्न पूछा या फिर अध्यापक ने जो प्रश्न पूछने के लिए कहा उन्होंने पूछ लिया, क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, बस आगे बढ़ गए। तो अध्यापक को यहाँ पर, उस विषय अध्यापक को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि जो होशियार छात्र केवल वही प्रश्न पूछे, बाकी को मौका नहीं मिले, बस वही प्रश्न पूछे, बस क्वेश्चन आंसर का समय समाप्त हो जाए। ऐसे नहीं, यहाँ पर सबको मौका मिले, इसका ध्यान जो है शिक्षक को रखना चाहिए। और भी तरीके हैं। और कौन से तरीके देखते हैं। यदि शिक्षक द्वारा कठिन प्रश्न पूछने पर छात्र उसका उत्तर नहीं दे सके तो शिक्षक को कोई संकेत देना चाहिए या प्रश्न के कठिन भाग से संबंधित ऐसी जानकारी दे जिससे छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसका मतलब क्या, अध्यापक ने कक्षा में कोई प्रश्न
प्रश्न पूछा और वो प्रश्न कठिन प्रवृत्ति का है, यानी कि उसका आंसर बहुत कम छात्रों को आता है, वो कठिन है, तो कोई नहीं बता रहा, मान लो किसी को नहीं आता, इतना कठिन किसी को नहीं आता, तो सभी छात्र चुप है। तो यहाँ पर अध्यापक को ऐसे नहीं कि कोई नहीं बता पा रहा, गुस्सा दिखाया बस आगे बढ़ जाए, नहीं, यहाँ पर शिक्षक को सोचना चाहिए कि कठिन प्रश्न कोई नहीं बता रहा है तो थोड़ी हिंट दे दे, यानी कि उसका आंसर बताने के लिए थोड़ी हिंट दे दे, कुछ भाग बता दे, ऐसा कर सकता है। या फिर उसके जो कठिन भाग है, क्योंकि जो प्रश्न होगा उसके एक प्रश्न के कई भाग हो सकते हैं, तो इस कठिन भाग उसको थोड़ी बता दे। अब फिर बोले चलो बताओ क्या समझा आपने, चलिए बताइए इसका अब आंसर बताइए, मैंने बता दिया था ना, चलिए इसका आगे आंसर बताइए। तो ये तरीका अपना सकता है, जिससे वो कठिन प्रश्न पूछने पर अगर जवाब नहीं दे सकते तो छात्र जो है डिमोटिवेट ना हो, उनका मोटिवेशन बन रहा है। इसके लिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है, शिक्षक कह सकता है शायद पहले इस विषय को विस्तार से नहीं पढ़ाया गया, विस्तार में नहीं पढ़ा, चलो अब विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्योंकि कठिन प्रश्न छात्रों को किसी को नहीं पता, तो यहाँ पर जरूरी है कि अब अध्यापक को वो टॉपिक फिर से बताना पड़ेगा विस्तार से, तो छात्र डिमोटिवेट ना हो, कठिन प्रश्न सुनकर डिमोटिवेट ना हो, और उनकी जो मानसिक एक्टिवनेस है, मेंटल एक्टिवनेस वो बनी रहे, उसमें कोई कमी ना हो, और छात्र प्रसन्नतापूर्वक आगे जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझे। इसके लिए ज़रूरी है कि अध्यापक उनको मोटिवेट रखे, और मोटिवेट रखने के लिए इस प्रकार की लाइनों का इस्तेमाल कर सकता है। जब कोई कठिन प्रश्न का आंसर कक्षा में नहीं कोई बता पाया, तब तो शिक्षक बोल सकता है कि ये सारा टॉपिक मैंने ठीक से पढ़ाया नहीं था पिछली बार, चलिए अब भी विस्तार से पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया नहीं, इस वजह से आपको जब ठीक से पढ़ाया नहीं तो आपको समझ में कहाँ से आएगा, तो इस वजह से आप नहीं बता पा रहे, चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं, अब सब समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की लाइनें अध्यापक इस्तेमाल कर सकता है। और कौन सा तरीका है? उपाय, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बने बनाए उत्तर देने से बचना चाहिए शिक्षक को, यानी कि यहाँ पर टीचर जो है अगर छात्र कोई प्रश्न पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर दोनों तरफ से होते हैं, छात्र पूछते हैं, अध्यापक आंसर देता है, अध्यापक पूछते छात्र आंसर देते हैं, तो अगर कोई छात्र ने क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा, कोई डाउट पूछा अध्यापक से, तो उसको बना बनाया आंसर जो किताब में लिखा रटा रटा है, किताब में क्योंकि जो किताब का फॉर्मेट होता है वो गाइड वाला, वो तो केवल एक फॉर्मेट होता है समझने के लिए, वो तो अलग अलग होता नहीं, तो एक जैसा होता है, रटा रटा जैसा। तो इस प्रकार का आंसर देने से बचना चाहिए। अध्यापक को जैसे मैं समझाता हूँ तो मैं किताब की भाषा इस्तेमाल करता हूँ, नहीं, जो लिखता हूँ वो भी अपनी भाषा में, लिखने में भले ही कुछ सेंटेंस हो जाए किताब वाले, लेकिन जो बोलने में रहेंगे वो तो पूरे मेरे ही शब्द रहेंगे, वो किताब वाली भाषा थोड़ी रहेगी। तो यही है कि जब कोई छात्र प्रश्न करता अध्यापक से, तो अध्यापक को ऐसा उत्तर देना चाहिए जो बना बनाया किताब का ना हो, किताब का रटा रटाया ना हो, बल्कि उसे अपनी भाषा में और ऐसी भाषा में जो छात्रों को आसानी से समझ में आए, व्यवहारिक लगे, वैसी भाषा में छात्र अध्यापक को प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। शिक्षक को ऐसा माहौल देना चाहिए कि उन्हें स्वयं ही उत्तर मिल जाए, जैसे प्रश्न को कुछ छात्रों के समूह में चर्चा करने के लिए देना और उत्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करना, यानी कि शिक्षक को जब यहाँ पर एक प्रश्न पूछने की बात हो रही है शिक्षक के द्वारा नहीं, यहाँ पर इस बिंदु में यानी 5वें नंबर जो बिंदु है, यहाँ पर अगर छात्रों की तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं तब अध्यापक को कैसे उनका जवाब देना, इसके बारे में लिखा है कि एक तो ये है कि अध्यापक उनको अच्छी तरह समझा दे आसान भाषा में। दूसरा तरीका ये है कि शिक्षक एक छात्र ने जो क्वेश्चन पूछा वो खुद उसका आंसर ना दे के कुछ छात्रों ग्रुप में दे दे, चलो चलो तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया ना, दूसरे छात्र से जिसने प्रश्न पूछा उससे नहीं, क्योंकि उसे नहीं आता तभी तो पूछ रहा है, दूसरे छात्रों का ग्रुप है, उनसे कहा कि तुम तो ये टॉपिक पढ़ चुके, चलो बताओ इसका आंसर। और 4-5 छात्रों का ग्रुप है, उनको बोले चलो आपस में डिस्कस करो जो भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ाओ, और उसके बाद इसका आंसर निकालो, और वो अध्यापक के सामने ही वो डिस्कस करते हैं, और उस के जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अध्यापक सुविधा प्रदान करने वाला एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, यानी कि वो छात्र जो छात्रों ग्रुप है जिन्होंने उसके उत्तर पर डिस्कस किया और निष्कर्ष तक पहुँचे, वो उस उत्तर बताएंगे अध्यापक को, अध्यापक जो है उसको अपनी भाषा में फिर जो जिस छात्र ने क्वेश्चन पूछा था उसको बता देगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर शिक्षक खुद नहीं बता रहा है, प्रश्न भी छात्र पूछ रहे हैं, और दूसरे तरफ जो अन्य छात्र हैं उनके माध्यम से अध्यापक उत्तर निकलवा रहा है, यानी उत्तर पता कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अध्यापक की सुविधा यानी मध्यस्थ का काम कर रहा है, और क्वेश्चन आंसर छात्रों के बीच में हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे डिसीजन मेकिंग, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल ये सब छात्रों में विकसित होता है, और खुद ही छात्र खुद ही उसका उत्तर निकालने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है छात्रों में। और क्या सुझाव है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए?
एक ही प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी जब बार बार पूछे, यानी कि एक प्रश्न पहले पूछ सके, फिर दोबारा पूछ रहे वही प्रश्न, तो शिक्षक को यह कहने से बचना चाहिए कि जब मैंने समझाया था तब ध्यान क्यों नहीं दिया आदि। यानी कि जब कोई प्रश्न पहले पूछ लिया गया है, अगर 1-2 दिन बाद छात्र फिर से अन्य छात्र है, वही छात्र फिर से वही प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक को गुस्से में नहीं बोलना चाहिए कि पहले पढ़ा तो दिया है, बार बार वही क्यों पूछ रहे हो, ध्यान से पढ़ते नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में डिमोटिवेट होंगे छात्र और फिर उनकी जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको अन्य तरीके से समझाना चाहिए। यानी कि जब पिछली बार हम पढ़ाया था तो कुछ समझ नहीं आया था, चलो क्या समझ नहीं आता बोलो, मैं अभी फिर से बता देता हूँ, अब विस्तार से बताऊंगा, तो ऐसे उसकी समस्या पूछनी चाहिए और फिर उसको बताना चाहिए। यानी कि समझने में दिक्कत कहाँ होती पिछली बार, अध्यापक को ये पता लगाना चाहिए, उसके बाद फिर उसका आंसर करना चाहिए। मतलब ये तरीके अपनाए जा सकते हैं, बल्कि कोई भी ऐसे तरीके नहीं अपनाना चाहिए जिससे छात्र डिमोटिवेट हो। ये जो दो रह गए थे तो ये मैंने करा दिया, बाकी आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा पढ़ के। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो मिश्रित रहेंगे। मिश्रित का मतलब पूरी यूनिट है, यानी कि फर्स्ट यूनिट पर हो गई, जिसका नाम टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण वृत्ति, यूनिट 1 ये पूरी पढ़ा करा चुका मैं। तो अब जो क्वेश्चन रहेंगे इसकी मिश्रित, यानी कि वो वाले पूरी यूनिट से रहेंगे, चैप्टर वाइज नहीं रहेंगे। पहले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? ये सब पढ़ा चुका हूँ। ये शिक्षण स्तर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शिक्षण स्तर है जिसमें अधिगमकर्ता यानी कि जो स्टूडेंट होता है उसको अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच अंतर करना है, एक से ज़्यादा दृष्टांत है उनके बीच में अंतर करने, उनके बीच में विभेद करना है कि क्या इनमें असमानता है, उसका अवसर प्राप्त होता है। स्मृति स्तर में, कि अवबोध स्तर में, कि विमर्शी स्तर में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में भी उस समय बताया था शब्दावली, या फिर स्वायत्त विकास स्तर में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। अब बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है जो भी आपको सही लगे। इसका आंसर होगा सी, यानी कि विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें दृष्टांतों के बीच में सकारात्मक दृष्टांत, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, इनके बीच में अंतर करने के लिए जो अवसर प्राप्त हो, यानी इनके बीच में अंतर किया जाता है, ऐसा कौन सा स्तर है। यानी विमर्शी चिंतन स्तर जो है कि इस स्तर में जो है सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण जो है उसके कोई भी कॉन्सेप्ट है उनके सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण इनके बीच में विभेद करना किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाले देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति अवधारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने प्रश्न पढ़ लिया कि अगर प्रभावी शिक्षक बनना है उसकी सक्षमता के संदर्भ में किसे अभिवृत्ति अवधारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नियंत्रण बिंदु यानी फोकस ऑफ कंट्रोल, संप्रेषणीयता यानी कम्युनिकेटिंग, और यहाँ पर शब्द भी समझना है आपको कि यहाँ पर इसका नियंत्रण बिंदु क्या मतलब, संप्रेषणीयता का मतलब क्या, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन इसका मतलब आना चाहिए, इसका अर्थ आना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी है। मैनेजिंग इन मॉनिटरिंग यानी प्रबंध और निगरानी, शिक्षा का उत्साह, टीचिंग इंथुजियाज्म, और ये 4 विकल्प हो गए, ये 5वां विकल्प है। 5वां विकल्प दिया है, पढ़ा कर लेता हूँ, मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना, ये 5वां विकल्प है। अभी हमने 4 विकल्प पढ़े उस प्रश्न के, 5वां विकल्प है इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, इनमें से पूछ रहा है। चलिए वापस प्रश्न पे जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से इन्हें
जो विकल्प दिए 1 से लेकर 5 तक, इनमें से कौन विकल्प ऐसे होंगे जो एक से प्रभावित शिक्षक बनने से प्रभावित शिक्षक बनने की आवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। यानी इनमें से कौन है जो जिनको व्यवहारगत श्रेणी में रखा जाएगा, आवृत्ति और धारणाओं के बजाय, यानी कि इनको महत्व न देते हुए व्यवहारगत रूप से महत्व दिया जाएगा। इनमें से कौन से ऐसे सक्षमता है, ये सब सक्षम एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमताएं दी हैं 1 से लेकर 5 तक। इनमें से कौन सी सक्षमताएं हैं जो व्यवहारगत हैं, बताइए। इनमें से ऑप्शन कर लीजिए 1 से 4 तक, व्यवहारगत में कौन कौन सी आएंगी। मैं 5 बार दिखाता हूँ। देख लिया, मैं बताता हूँ इसको क्या होगा। इसका 5वां क्या कहते हैं, मूल्यांकन और फीडबैक में कराना। ये व्यवहारगत में आएगा। प्रभावी शिक्षक बनने के लिए जो व्यवहारगत उस सक्षम उसकी जो एबिलिटीज होती हैं, सब सक्षमताएं होती हैं टीचर की, तो व्यवहारगत में मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना, इवेलुएटिंग प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये आएगा व्यवहारगत में। और कौन से आएंगे, ये तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर कौन से आएंगे व्यवहारगत में, यहाँ पर आएंगे संवेदनशीलता और ये फोकस और फोकस ऑन कंट्रोल, नियंत्रण बिंदु, यानी कौन सा हो जाएगा, संवेदनशीलता हो गई, फोकस ऑन कंट्रोल हो गया, यानी नियंत्रण बिंदु, यानी 1, 2 और 5वां, यानी 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5 किसमें दिया, 1, 2, 5 तो किसी में नहीं दिया। 1 मिनट, इसमें कुछ समस्या है। नहीं, 1, 2, 5 नहीं होगा इसका, और कुछ होगा। इसका होगा ये 2, 3, 5 होगा इसका। सक्षमता के संदर्भ में जो व्यवहारगत कहा जाएगा, यानी इसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियरल, बिहेवियरल, इसमें आ जाएगा संप्रेषणीयता आएगी, क्योंकि कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग संप्रेषणीयता ये जरूरी है प्रभावी शिक्षक बनने के लिए। तो दूसरा हो गया। इसका तीसरा, हाँ, फोकस ऑन कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पर होगा मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, व्यवहारगत के अंतर्गत प्रबंधन और निगरानी, ये तीसरा आएगा। और 5वां तो आएगा ही, वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 2, 3 और 5, यानी सी वाला इसका सही होगा। इसका जो आंसर सही होगा, सी वाला सही होगा, ये 2, 3, 5। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या गलत है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें आंसर देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए, फिर आंसर बताइए। संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता, या फिर विशेष परीक्षा जिसको इंग्लिश बोलते हैं प्रोबिंग। अब बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे से के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि किसी स्टूडेंट का स्वयं का उत्तर है, यानी कोई प्रश्न पूछा गया, उसने उत्तर दिया, या फिर किसी दूसरे विद्यार्थी ने उत्तर दिया, तो उस उत्तर को बोला कि सविस्तार समझाओ। जैसे मैं समझाता हूँ, पहले आपको प्रश्न देता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ बाद में, लेंगे उसके पहले समझाता हूँ। तो समझाने के लिए बोला गया कि चलो जो उत्तर तुमने बताया उसको समझाओ, या फिर किसी दूसरे छात्र ने उत्तर बताया, अन्य छात्र से अध्यापक ने कहा चलो जो जो आंसर उसने बताया उसको आंसर को व्याख्या करो, विस्तार समझाओ। तो यहाँ पर अध्यापक नहीं समझा रहा है, यहाँ पर विस्तार से उस उत्तर की व्याख्या अध्यापक नहीं कर रहा, छात्रों से ही करवा रहा है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, ये कौन सी क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, उस कथन को क्या बोलते हैं जिसके अंतर्गत ये सब होता है।
कि छात्रों से उत्तर का व्याख्या कराई जाती है। कथन क्या बोलते हैं? उस कथन को बोलते हैं प्रोबिंग। उन कथनों को ये प्रोबिंग यानी कि विशेष परीक्षा। यहाँ पर क्या करता है अध्यापक जो है, प्रोत्साहित करता है, प्रोबिंग करता है, इसको विशेष परीक्षा भी बोलते हैं। यहाँ पर जो कठिन शब्द है आपको ये याद रखना है कि प्रोबिंग का मतलब आपने समझने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि ये प्रोत्साहित करना नहीं होता, लेकिन लगभग उसी प्रकार होता है। तो आप समझने के लिए याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, प्रोबिंग मतलब प्रोत्साहित करना। लेकिन वहाँ पर जरूरी थोड़ी प्रोत्साहित करना है। वहाँ के जो पेपर आता है वहाँ कठिन से कठिन शब्द रखते हैं, उसका आसान मतलब भी होगा, लेकिन आसान मतलब नहीं लिखेंगे, वहाँ पर जानबूझ के कठिन शब्द लिखेंगे। ये इसी वजह से जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनको समस्या होती है प्रश्नों को पढ़ने में, आंसर और विकल्पों को पढ़ने में। तो इस वजह से आपको याद रखना कि प्रोबिंग का मतलब विशेष परीक्षा भी होता है। यहाँ पर विशेष परीक्षा लिखा रहेगा, उसका मतलब भी प्रोबिंग रहेगा, यानी प्रोत्साहित करना। तो जो कथन होते हैं प्रोत्साहित करने वाले, उनको प्रोबिंग बोलते हैं। किस दौरान? उस दौरान जब विद्यार्थियों को ही उत्तर की व्याख्या करने के लिए कहा जाए। तो जो कथन बोलेगा अध्यापक, यहाँ पर वो लिखा ना किसी शिक्षक के वही कथन, तो जो कथन बोलेंगे उनको क्या बोला जाता है? सामूहिक रूप से प्रोबिंग। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों, यहाँ पर अध्यापन विधियां हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि टीचिंग। टीचिंग मैंने क्या होता है? अध्यापन, ना कि अध्यापक। यहाँ पर टीचर होगा तो मैंने बोला कि हिंदी में बहुत सारी समस्याएं। एक तो जो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन है, कई बार वो गलत कर देते हैं, शब्दावली है वो गलत लिख देते हैं। हालांकि ये तो किताब के हैं, तो किताब वाले भी कई बार गलतियाँ कर देते हैं, इंग्लिश में सही लिखते हैं, हिंदी में गलत कर देते हैं। और जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो वहाँ भी ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी ना, हमेशा होता है, थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में तो होता ही है कि हिंदी में गलत लिखते हैं वो। जैसे अध्यापक लिखना था, अध्यापन लिख दिया अध्यापक। तो आपको प्रश्न की भाषा समझ जाना है। जैसे मैंने कैसे समझ लिया, मुझे पहले से पता थोड़ी था ये प्रश्न क्या है, लेकिन मैंने पढ़ा सेंटेंस, क्योंकि अध्यापक में नहीं बन रहा, अध्यापन में बन रहा। अध्यापक विद्या नहीं होता, अध्यापन विद्या होती। तो ऐसे आपको प्रश्न पढ़ते समय ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रश्न कैसे पढ़ते हैं, उनको विकल्पों को कैसे पढ़ते हैं, उनका अर्थ कैसे निकालेंगे और सही विकल्प कैसे ढूंढेंगे, ये सब मैं बता रहा हूँ। ये सब मतलब सिखा रहा हूँ कि कैसे सही आंसर देने के लिए कैसे तरीके अपनाने चाहिए, ये तरीके सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर कोई शब्दावली गलत लिखी है तो आपको उसमें अटकना नहीं है, सेंटेंस के हिसाब से उस शब्दावली का अपने हिसाब से ही कर लेना है। देखिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापन विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित यानी लर्नर सेंट्रिक, यानी कि स्टूडेंट के ऊपर फोकस करें। ऐसी कौन कौन सी अध्यापन विधियाँ हैं इसमें? परियोजना विधि, टैक एंड टॉक विधि, दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देना, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। और इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी विधियाँ जो अधिगम कर्ता केंद्रित होंगी। यहाँ पर विकल्प दिए हूँ, बताइए आंसर। मैं बताता हूँ। इसका जो सही विकल्प होगा ये अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। ये क्या होता है? छात्र केंद्रित होता है। मैंने जब शिक्षण विधियाँ बताई थी वहाँ बताया था। देखिए ये पांचवा तो होगा, पांचवा किसमें है? इसमें है और इसमें, बाकी इन दोनों में नहीं है। तो ए वाला कैंसिल करो, ए वाला गया, सी वाला गया। अब बी और डी में से कोई एक होगा। तो बी और डी में 4 5 मिल रहा, 4 5 मिल रहा, ठीक है। तो 4 से पढ़ना ही नहीं, क्योंकि 4 मिल रहा, 4 होगा। 3 देख लेना, 3 से कौन सा है? दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देना। हाँ, जब दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देते हैं तो क्या होता है? वो छात्र केंद्रित यानी कि अधिगम का केंद्रित होता है। तो इसका मतलब तीसरा भी होगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा डी, 3 4 और 5। ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न में जा चलते हैं। प्रश्न बड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके हाफ पार्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ। नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवणताएं कौन सी मानी जाती हैं?
यानी कोई प्रभावी शिक्षक है, इसके लिए कौन सी शैली संबंधित प्रवीणता उसके अंदर होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। यानी कि उसके अंदर कौन सी शैली होनी चाहिए पढ़ाने की जिसमें प्रवीण हो, ऐसी कौन सी शैली होना चाहिए, तभी वो प्रभावी शिक्षक माना जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। विकल्प देखिए, व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। साक्षरता जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। आत्म सामर्थ्य जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की अप्रत्यक्षीकृत क्षमता। अगला विकल्प क्या है, नम्रता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना। इनमें से कौन से ऐसी शैलियाँ हैं जो एक प्रभावी शिक्षक में होनी चाहिए, आप पढ़िए बताइए इसका आंसर। एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए मैं बताता हूँ कौन सी शैली संबंधी प्रवणता मानी जाती है, यानी कि जो होनी होनी चाहिए। तो ये जो है ये तो सब में होनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन जो सबसे जरूरी है क्योंकि विकल्पों में तो हमें वही विकल्प में छांटना है जो सब सही हो। तो यहाँ पर हम ऐसा विकल्प छाटेंगे जो क्या कहते हैं जो होना ही होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कौन, एक तो डी हो जाएगा, नम्रता जिसका अर्थ संवेदनशील और मृदु होना। एक प्रभावी शिक्षक के लिए प्रभावी शिक्षक बनने के लिए ये शैली, नम्रता वाली शैली तो होनी ही होनी चाहिए किसी भी हालत में। डी सही होगा, तो डी ये है, डी ये है, तो ये बी वाला चला गया, हमें के ए सी और डी में देखना है। और कौन सा होगा, ये नंबर है, यानी क्रमानुसार स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना, ये वाला भी होना चाहिए शैली। तो उसका ए और डी, ए डी किस में दिया है, ए वाले में दिया, इसका मतलब ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया नहीं, फिर भी मैं समझा दूंगा, आराम समझ में आ जाएगा। पहला विकल्प है तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना। अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझना। प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देना और पसंद करता है। प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता है और पसंद करता है। स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है या सकती है। सहयोग करना पसंद करता है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि अधिगमकर्ता की ऐसी विशेषताएं जो क्षेत्र स्वायत्त है। अधिगमकर्ता संबंधित, क्षेत्र स्वायत्त का मतलब होता है जो अपनी क्षमता के अनुसार ही सीख रहा है, यानी कि वह किसी अध्यापक से के कक्षा में जाकर नहीं उसे पढ़ रहा है, वह स्वयं ही कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना, खुद जो अध्ययन सामग्री खुद ही खोज रहा है, क्या क्या सीखना है खुद ही, और खुद ही उन चीज़ों को सीख कर खोज कर खुद ही सीख रहा है, यानी कि वह आत्मनिर्भर है, वो अध्यापक पर निर्भर रही है। इस प्रकार का अधिगम करता है, यानी इस प्रकार का स्टूडेंट है, उसकी विशेषता पूछ रहा है। तो जैसा कि नाम है वैसा इसकी विशेषताएं होंगी, यानी जब स्वायत्त है, निर्भर नहीं है दूसरे के ऊपर पढ़ने के लिए, स्वयं पर निर्भर है पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, जब स्वयं पर निर्भर है तो खुद ही सभी चीज़ें व्यवस्थित करेगा, तो वही यहाँ पर होंगी। तब देखिए इसका जो विकल्प ई है क्या है, सहयोग करना पसंद करता है। जब सहयोग करना पसंद करेगा तो इसका सहयोग तो उसे तो फिर स्वायत्त का हुआ, स्वायत्त का मतलब सहयोग नहीं चाहिए, उसे बिना सहयोग के पढ़ेगा पूरा सीखेगा, तो ये तो वैसे गया, ई वाला इसमें है, डी वाला तो डी वाला गया। और देखते हैं, स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है, यानी जो स्वायत्त है खुद ही सब करना है, सब पूरी चीज़ व्यवस्था खुद ही अपनी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करना है, तो स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है, ये तो होगा ही, जरूरी है, ये शामिल होगा। जैसे ई वाला शामिल नहीं होगा, बिल्कुल शामिल नहीं होगा, और डी वाला पूरी तरीके से शामिल होगा, जरूरी है, तो यहाँ पर डी होना चाहिए। डी तो हमारे चला गया था, ऑप्शन हट गया था, डी होगा, तो डी इन दोनों में है, तो ए भी चला गया क्योंकि ए में डी नहीं है, तो बी और सी में हमको छाटना है। अब बी सी में देखिए मैच क्या कर रहा है, सी मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है, इसको मतलब सी देखने की जरूरत नहीं है। अब ए भी देख लेते हैं, ए बी मैच नहीं कर रहा, तो ए भी देख लेते कौन सही होगा। तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है, तो ये वाला यहाँ पर बी होगा यहाँ पर, क्योंकि तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना ये तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि दो में एक छाटना है, तो अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं
को समझे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम ज़्यादा महत्व देंगे। जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगम करता होता है उसके लिए, जो क्षेत्र स्वायत्त है, जो क्षेत्र स्वायत्त है तो उस विद्यार्थी जो विशेषताएं होंगी वो वैश्विक होंगी, यानी कि जो क्षेत्र स्वायत्त है किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है, किसी एक विषय अध्यापक पर निर्भर नहीं है, तो वो वैश्विक जो जानकारी है, वैश्विक जो सामग्री है पढ़ने संबंधित, उन पर फोकस करेगा, ना कि कुछ फैक्ट या कुछ सिद्धांत, उन पर फोकस नहीं करेगा। तो अवधारणा और सामग्री वैश्विक पहलुओं को समझेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। तो बी होगा। तो ये बी इसमें क्या था, बी वाले में था, जो बी वाले इसका सही हो जाएगा, बी, सी और डी। ठीक है। और अब यहाँ पर सी, जो हमने मैथ्स था तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन अब समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। सी विकल्प पे क्या बोल रहा है, प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा करने को वरीयता देता और पसंद करता। तो जो क्षेत्र स्वायत्त होगा, यानी किसी एक क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खुद से पढ़ाई करता है, तो वह प्रतिस्पर्धा करना पसंद ही करेगा। क्योंकि एक क्षेत्र में रहेगा तो हो सकता है प्रतिस्पर्धा नहीं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में पढ़ना है, किसी एक क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं, तो वो तो ऐसा जो विद्यार्थी होगा वो प्रतिस्पर्धा करने के लिए, पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसको वरीयता देगा, उसको पसंद करेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने बताया नहीं, तो उसका आंसर भी दे दिया है नीचे, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मापनी, सूची 1 में मापने के प्रकार दिए गए, जबकि सूची 2 में उनकी विशेषताएं हैं। ये मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने क्या आपको बताया था शुरुआत में जब पढ़ा रहा था, कई अलग अलग क्लास में बताया कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको कुछ छूटेगा नहीं। छूटेगा नहीं मतलब पढ़ाते समय, थ्योरी पढ़ाते समय हो सकता है कुछ टॉपिक छूट गए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये मैंने नहीं पढ़ाया, तो छूट गए, जिसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाऊंगा ही नहीं। जो छूट गए हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसमें जो मिलेंगे इसमें करा दूंगा, लगभग इसी में हो जाएंगे सभी छोटे वाले, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले पेपर आते हैं इसी से संबंधित आते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा, पता चल जाता है कि पेपर कैसे आता है NDRF का। तो जो वहाँ पर छूट गए यहाँ पर पूरे हो गए, और जो ये भी रह गए, तो जब एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर सब हो जाएगा। वहाँ पर जो है प्रैक्टिस में सब जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक पढ़ाते समय छूट गए वो हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के उद्देश्य मेरे कहने का निष्कर्ष ये है कि आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं पेपर 1 का। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना, समझना है, क्वेश्चन पूछना है, और जो भी थ्योरी के टाइम छूट गया वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के टाइम पर या प्रीवियस क्वेश्चन के टाइम पर मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, ये मापनी के नाम दिए हुए सब, यहाँ पर उन मापनी की विशेषताएँ हैं, इनको मिलान करना है। नामिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल, क्रमिक, अंतराल, अनुपात, ये मापनी हो गई। अब इनकी विशेषताएं, वर्गीकरण और क्रम, वर्गीकरण क्रम और समान इकाइयाँ, वर्गीकरण क्रम समान इकाइयाँ और निष्पक्ष शून्य, केवल वर्गीकरण, इन्हें मिलान करना। नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं। ये मापनी के प्रकार और विशेषता, जो मापनी होती है यहाँ पर नामिक, यहाँ पर नामिक होगा। एक मैंने बोला ना, हिंदी में कई बार गलत लिख देती हैं किताबें, तो ये नामिक नहीं, यहाँ पर नामिक होगा, ना कि मापनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल। तो नॉमिनल में केवल वर्गीकरण किया जाता है, क्रमिक में वर्गीकरण भी किया जाता है कि जैसा कि इसका नाम है, फिर क्रम से भी व्यवस्थित किया जाता है। अंतराल में क्या होता है, वर्गीकरण करेंगे, क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और समान इकाइयाँ, यानी कि जो एक जैसी इकाइयाँ हैं उनको अलग अलग कर देंगे, उनको वर्गीकरण करके क्रम में लगा देंगे, और जो एक जैसी इकाइयाँ हैं समान इकाइयाँ रहेंगी। यानी कि अंतराल है ना, तो यानी कि समान अंतराल, यानी समान इकाई, यहाँ पर लिखा अंतराल है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी विशेषता रहेगी वो जो इसके अंतर्गत अंतराल के अंतर्गत जो इकाइयाँ आएंगी सभी एक जैसी इकाइयाँ आएंगी, ये अंतराल की विशेषता होगी। और अनुपात की विशेषता क्या है, वर्गीकरण करेंगे, क्रम भी करेंगे, और जो इसमें समान जो इकाइयाँ रहेंगी वो भी समान रहेंगी। इसके अलावा निरपेक्ष शून्य, ये भी यहाँ पर अनुपात की विशेषता रहेगी। जैसे यहाँ पर क्या निरपेक्ष शून्य, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो। ये क्वेश्चन हो गया, ये मैंने जूम कर दिया, आप देख लीजिएगा। और वैसे अगर आपके पास बुक होगी तो आप उससे देख सकते हैं, PQ वाली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो इवेल्युएशन का मैंने करा दिया, हाँ ये तो करा दिया इवेल्युएशन वाला। चलिए पिछले पहले ये हो चुका, ये हो चुका, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये नहीं हुआ। प्रश्न क्या दिया है, कथन दिए, कथन निष्कर्ष वाला, कथन कारण वाला। देखिए यहाँ पर कथन, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में ICT का अनुप्रयोग सुसंगत होता है।
हिंदी में अगर समझना तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हालांकि हिंदी आपको समझने की, आप पूरा थ्योरी हिंदी से पढ़ना है तो हिंदी से ये शब्द जो है उनका अर्थ आना चाहिए। इष्टतम का मतलब होता है बेस्ट, सबसे अच्छा। यहाँ पर ऑप्टिमाइज लिखा है, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, यानी कि अधिकतम, अधिक से अधिक उसका बेहतर उपयोग होता है। ठीक है, तो अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। आईसीटी का मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कथन हो गया। कारण क्या बोल रहा है, शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर इसका कारण बोल रहा है कि ये आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। क्यों सुसंगत होता है? क्योंकि शिक्षण अवधि में आईसीटी पर अधिगम जो परिणाम होते हैं शिक्षण अवधि में आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं। अब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, जो कथन पढ़ लिए। विकल्प क्या है? पहले विकल्प है कि दोनों कथन सही हैं, और जो इसका कारण है इसकी कथन की सही व्याख्या करता है। और उसका विकल्प दो क्या होगा, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। इसका विकल्प दो है कि कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन जो ये कारण है इस कथन की व्याख्या नहीं करता। और इसका विकल्प सी क्या होगा? विकल्प सी होगा कि जो कथन है वो गलत है और इसका कारण इसका सही है। विकल्प डी क्या होगा? इसका विकल्प डी है कि जो कथन है वो सही है और उसका कारण गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ऐसे प्रश्नों में सबसे आपको पहले जो कथन कारण उनको समझना है, सही गलत, और सही गलत के बाद आपको देखना है कारण है कि नहीं। अगर सही हो तब, गलत हो गए तो कोई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर दोनों सही है तब देखना है कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता। पहला कथन हमने पढ़ा, अभिकथन, ये पढ़ा, तो ये तो सही है कि हाँ शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग असुसंगत होता है, सही है, ठीक है। और दूसरा जो है कि इसका कारण जो है शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या, अगर आईसीटी यानी कि इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर, ये सब तकनीकी इस्तेमाल ना की जाए तो क्या वो बोलते हैं अधिगम परिणाम नहीं आएगा क्या? अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्या? स्टूडेंट सीख नहीं पाएंगे? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात, स्वाभाविक बात, मतलब क्या कहते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। कि जब कई कक्षाएं गाँव में जो आज स्कूल है वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। कई स्कूल होते हैं वहाँ कुछ गाँव में, वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, फिर वहाँ से बहुत अच्छे, बहुत होनहार और होशियार छात्र निकल के आते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जब कारण गलत हो गया तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही होगा कि कथन सही है और कारण गलत है, और व्याख्या वाला देखने की जरूरत ही नहीं कि कारण इससे गलत हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये तो मूल्यांकन संबंधित है, इसे पढ़ा चुका हूँ। हाँ, मूल्यांकन वाला ये पढ़ा चुका हूँ। हाँ, ये वाला देखिए, ये शिक्षण का एक मॉडल है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इस वजह से यहाँ पर इसका उत्तर भी दे दिया है कि इस मॉडल का नाम है टीएल मॉडल। शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ बताना, सीधी सी बात है। ये जो ऐसे मॉडल होते हैं इनमें इनके केवल सामान्य विशेषताएं पूछ लेगा या फिर इनका मतलब पूछ लेगा, इनका अर्थ पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनका अर्थ क्या है, इनकी से कोई अगर विशेषता होगी तो विकल्प में से इनकी विशेषता कौन सी, ऐसे प्रश्न पूछ देता है जो शिक्षण के मॉडल होते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि मॉडल जो होते हैं शिक्षण उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं। टीएल मॉडल का अर्थ क्या है? शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य है, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट, यानी एक दूसरे से आश्रित नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य है। विकल्प बी है, शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है, शिक्षण अधिगम का कारण है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? मैंने बताया तो है नहीं, तीन मॉडल तो हो सकता है आपको नहीं पता हो, जिस वजह से यहाँ पर आंसर दे दिया है मैं, लेकिन आपको समझा दूंगा। जैसा इसका नाम है वैसा इसका अर्थ है। नाम क्या है? द फ्रेज टीएल मॉडल, यानी शिक्षण का टीएल मॉडल। टी मतलब टी मीन्स टीचिंग, एल मीन्स लर्निंग, यानी टीचिंग और लर्निंग जो है एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए के मतलब अलग अलग नहीं है, एक दूसरे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे एक नाम उसका वैसा ही अर्थ। और ये कौन सा विकल्प है? विकल्प भी लिखा हुआ कि शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित, यानी इतने संबंधित है एक दूसरे से कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हो, सही हो जाएगा, जैसे इसका नाम वैसे इसका ये अर्थ लिखा हुआ है, इसके नाम का साथ तो बी वाला सही हो जाएगा। और व्याख्या के लिए ये पूरा व्याख्या लिखा है शिक्षण के टीएल मॉडल वाला, तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बस। हाँ, हो गया। आज जो प्रश्न थे इस क्लास में ये तक थे।
बाकी हम अगली क्लास में भी कुछ प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम फिर यूनिट 2 है शोधवृत्ति उस पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए।